हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से जीके जीएस का टॉप प्रश्न का कलेक्शन लेके आ गए हैं और जानेंगे इसका सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले जुड़ जाएं और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से जो परिणाम सही होगा वो क्या होगा कि वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या है वो ही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वहीं कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो क्या नोट डाउन इसमें कर सकते हैं कि पहली बात कि जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है, अपरिवर्तनीय, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। वहीं अगर बात कर ले कि किसी वस्तु का भार बराबर क्या हो जाता है, तो भार बराबर होता है क्या है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। हो सकता है आपसे यही पूछ दे, तो हर तरीके से ध्यान रखना है, गुरुत्वीय त्वरण। वही बात करें, एक पॉइंट यहाँ पर और क्या नोट डाउन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, पूछा जाता है कि ध्रुव पर भूमध्य रेखा के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है या फिर कम होता है। तो भूमध्य रेखा के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और ये जो पॉइंट लिखा जा रहा है आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। वहीं बात करें कि एक पॉइंट और क्या जान सकते हैं कि जब बात आएगी ध्रुव पर जी के मान पर, तो पृथ्वी के घूर्णन का क्या होता है, जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। चलिए अब बढ़ जाएंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो चूंकि होता क्या है कि जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और उससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसके कारण गर्मी में ये क्या होता है, सुस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें और इसमें इस तरह से क्या प्रश्न जान सकते हैं जो कि पूछ दे, तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते। ये तो हम जान ही गए कि तापमान जब भी बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, लोलक का लंबाई बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से साइन कर देते हैं इंक्रीज का। और आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ ही जाएगा आवर्तकाल। और ये पूछा जाता है प्रश्न कि तापमान बढ़ने पे लोलक की लंबाई घटेगी या फिर बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, और आवर्तकाल भी बढ़ेगा और घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाता है। ठीक, तो ये बस इसमें ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक, और वही तापमान अगर घट गया तो बढ़ा है तो बढ़ेगा, लेकिन वही तापमान जब घट गया तो घटने पर भी क्या होता है, लोलक का लंबाई घट जाता है। यानी बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा तापमान के साथ, और तापमान घटेगा तो लोलक का लंबाई भी क्या होगा, घटेगा, और आवर्तकाल भी घटेगा। आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। और जाहिर सी बात है जब लोलक की लंबाई घटेगी तापमान घटने पर, आवर्तकाल घटेगा, तो घड़ी सुस्त नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, यानी कि तेज हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट में अंतर आपको ध्यान देना है। बढ़ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। जैसा कि देख रहे होंगे कि अभी आपको साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं,
इसमें सारे विषय के प्रश्न ऐड किए गए हैं। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ साइंस ही है, सारा विषय ऐड किया गया। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, अब देखते हैं क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है वायुमंडलीय दाब से, या फिर बराबर होगा वायुमंडलीय दाब का, या फिर उसका आधा होगा। तो जो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें बस ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब पॉइंट लिखाया जाए, बस ये स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और ये जो भी सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा चौथा प्रश्न क्या है। आगे देखिए हिस्ट्री का प्रश्न। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो चंपारण संघर्ष की जब बात आ गई है, जो कि क्या कहता है, महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था और इसमें साथ जो दिया था राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए राजेंद्र प्रसाद, और कौन हो जाएंगे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों ने साथ इनका दिया था। ठीक, और ये चंपारण के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके ही क्या कहता है, उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रण किया था। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि किसने उनको क्या किया था, अनुरोध किया था चंपारण के लिए आने के लिए। तो वो किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। हालांकि इसमें जो सहयोगी की बात आई है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही है। ऐसे और भी नाम थे जो क्या कहता है इसमें शामिल थे, जैसे कि ब्रज किशोर प्रसाद, और कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, फिर और थे क्या कहता है मजरूल हक। ये सब भी नाम हैं जो इसमें सहयोगी थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो ये कि पूछा जाता है कि चंपारण एग्रेनियन समिति, कौन समिति, तो चंपारण एग्रियन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हुआ था FG सलाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, तो FG सलाई की अध्यक्षता में। तो इसको भी आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ये संपन्न कहाँ हुआ था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये जो संपन्न हुआ था ये कहाँ हुआ था, बेलगांव में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ आपको पूरे डिटेल के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सारा अधिवेशन पढ़ाया हुआ है डिटेल में, टॉपिक वाइज सेशन। तो आप एक बार देख सकते हैं पूरी वीडियो को जाके रिवीजन के पर्पज़ से। वहीं अगर और इससे संबंधित प्रश्न की बात करें तो ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में, तो इसका क्या करना है, ईस्वी भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण पूछा जाता है ये इनका वर्ष, की दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत वापस कब आए थे, तो ये क्या रखना है, भारत, मतलब कि ये वापस तो आ गए थे 1915 में, और 1916 क्या कहता है आकर लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो उसको ये नहीं, बस ये नोट डाउन नहीं करना है, बस ये बता दिए जानकारी के लिए। ठीक, वही बात करें अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का जनक किनको कहा जाता है,
चूँकि कांग्रेस की बात आ गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जनक की बात कर ले तो जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, कौन? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को जाना जाता है कांग्रेस का जनक के रूप में। चलिए, बाकी तो आपको डिटेल में पढ़ाया ही गया है टॉपिक वाइज में। बढ़ जाएंगे 6ठे नंबर प्रश्न पे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देखते हैं कब हुई थी। ये जो स्थापना हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की 15 अगस्त 1906 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और इसकी जो स्थापना हुई थी किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या थी? ये एक समझिए, ये एक महत्वपूर्ण संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्था। तो और बात करें क्या, चूँकि ये देखिए कब की घटना है, 1906 की। तो 15 अगस्त 1906 और 1906 की बात करें तो चलिए थोड़ा सा एक पीछे चलते हैं, जो कि 19 जुलाई 1905 की घटना की बात करें तो 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? जो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया था। बंगाल विभाजन घोषणा किया था। और ये डेट काफ़ी बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। वहीं अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो जब पूछे घोषणा कब हुआ तो 19 जुलाई 1905, और जब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905। और पहले भी ये सब जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ेंगे 7वें नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें से राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और क्या कहता है, स्मारकों की रक्षा करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना है, तो जब ये ऑप्शन सी इसके अंतर्गत नहीं है तो फिर किसके अंतर्गत है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा अनुच्छेद 49 के तहत है, भाग 4 के तहत। किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो इसीलिए ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, वही बात करें कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, या किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा? तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, और 86वां, दोनों संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और 42वां का ईस्वी पूछेगा तो 1976, और 86वां का 2002। वहीं बात करें अगर मूल कर्तव्य की, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य। और ये मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो रूस से। तो आशा करते हैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और आपको समझ में भी आएगी। 8 नंबर की बात करें, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका जो अनुमोदन 6 माह, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर।
वहीं बात करें अगर आ गया है संकट काल यानी इमरजेंसी की बात, तो आपको पता है कि क्या कहता है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या है, मध्य आपातकाल का ही उल्लेख किया गया है। और आपको ये भी पता है कि 3 प्रकार का क्या होता है, आपातकाल का उल्लेख है। और वो 3 प्रकार का उल्लेख क्या क्या है, तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में आपको मिलेगा। वहीं दूसरे की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 के तहत। और अगर बात करें तीसरे की, जो कि क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात, और ये किसके अनुच्छेद के अंतर, तो अनुच्छेद 360। और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्नों में से एक भी हो जाता है, तो ध्यान आपको रखना है। बढ़ जाएंगे 9वें प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है। तो 9वां प्रश्न आ गया है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, यानी कि किसकी स्वीकृति मिलने के बाद वो व्यय कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पर बाद भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या होगा, पूर्व। तो ये ध्यान में रखना है। वहीं बात करेंगे अगर आकस्मिकता निधि की, तो इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद किस में मिलेगा, अनुच्छेद 267 में मिलेगा। इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है। आकस्मिकता निधि का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा आपातकालीन निधि है जो क्या करता है, संसद द्वारा अनुमोदित तो किया जाता है, लेकिन इसको खर्च करने के बाद संसद में रखा जाता है। ठीक, वहीं बात करें अनुच्छेद 266 की, तो इसमें किस निधि का वर्णन है, तो इसमें है संचित निधि का, संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर बात आई है तो एक पॉइंट यहाँ पर और इससे संबंधित जानकारी के रूप में क्या रख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में धन विधेयक को, ये पूछा जाता है प्रश्न कि धन विधेयक को राज्यसभा, कौन, तो राज्यसभा केवल कितने दिनों तक रोक सकता है, तो ये रोक सकता है केवल 14 दिनों तक, 14 दिनों तक रोक सकता है। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी, तो पहला तो शेरशाह नाम ध्यान रखना है, फिर कितना सरकार, तो 16 सरकार, और उसके बाद जो सरकारों की संख्या जो हो गई थी वो 63 हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें कि किसका मानना था कि शेरशाह का साम्राज्य जो है वो 63 सरकारों में विभाजित था, तो ये अबुल फजल का मानना था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके अकॉर्डिंग, तो ये अबुल फजल का मानना था। वहीं बात करें कि बंगाल में शेरशाह ने कहाँ, तो बंगाल में, चूँकि बंगाल विजय के बाद ही उसने 16 सरकारों में विभाजित किया, तो बंगाल में शेरशाह ने क्या किया था, अमीन ए बंगाल पद का सृजन किया था। क्या किया था, सृजन किया था। तो ये ध्यान आपको रखना है। वही बात कहें कि अमीन ए बंगाल पद सर्वप्रथम किसको बनाया गया था इस पद का, तो फजी हाथ को, किसको, तो फजी हाथ को बनाया गया था। चलिए बाकी तो आप लोग को पता है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, सासाराम में मकबरा है, ये सब चीज़ें तो आपको अब इतनी बार बताया गया है कि अच्छे से याद हो गया होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में
4 विशेष वर्ग में कौन शामिल नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो जानते हैं कि कौन कौन सा शामिल है। तो युवा शामिल है, महिला शामिल है, किसान शामिल है, लेकिन जो खिलाड़ी है वो 4 विशेष वर्ग में शामिल नहीं है। वहीं बात करें कि 4 मुख्य जाति वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो ये हो गया वो 4 मुख्य वर्ग। तो एक देखिए युवा हो गया, एक महिला हो गया, एक किसान हो गया, और एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा एक गरीब की बात आई। तो ये 4 नंबर में कर लीजिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और ये 4 नंबर था जो इसमें शामिल था। और ये बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बस ये मुख्य पॉइंट था। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। और अगर आपको इसका PDF चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ेंगे 12 नंबर की ओर, देखेंगे कि क्या है। किस भारतीय कंपनी ने सेना को पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 सेना प्रमुख को सौंपी है? करेंट अफेयर का भी देखिए क्वेश्चन मिल गया। तो IOCL को, तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ IEL दिया हुआ है, तो हो सकता है ऑप्शन जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान दे के टिक करना है। वहीं बात करें इसमें, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं। और करेंट अफेयर है तो ज़्यादा दिमाग पे लोड आपको नहीं लेना है, 1 नंबर लेना है आपको। टीचर वाले एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है GK GS का, तो आपको याद रहेगा तो आप तुरंत टिक करके निकलेंगे। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सिंधु गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये जो माना जाता है पश्चिमी घाट, क्या माना जाता है? तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट, वो भी भारत में। वहीं बात करें कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, संख्या अगर आपसे पूछ दे तो विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और भारत में बात करें कि जैव विविधता का जो ये हॉट स्पॉट स्थल का संख्या कितना है, तो वो 4 है। ये भारत की बात हो रही है, तो इसको भी आप क्या, और वो चारों का अगर बात करें कि वो 4 कौन है, तो जान सकते हैं। पहला पूर्वी हिमालय, और ये सब यकीन मानिए आपके लिए एकदम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, उसी पैटर्न पे लाया जाता है। तो आप लोग खुद क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के डिसाइड कर लेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पूर्वी हिमालय हो गया, एक हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या हो गया? इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा बात करें तो सुंडालैंड, और चौथा की बात करें जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या था, पश्चिमी घाट, और यही इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये चारों भी आपको ध्यान में रख लेना है। आएंगे अगले प्रश्न पे। देखिए फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है। बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस, तो एक प्रश्न यही बन गया कि 23 अप्रैल को बिहार में क्या विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इस संदर्भ में बिहार में 23 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व जो है क्या है? तो ये जो है क्या है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 में इसी दिन कैप्टन ली ग्रैंड और उनकी सेना को क्या कर दिया था, हरा दिया था, इसीलिए विजय दिवस नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात आ गई है बिहार जब दिवस की, तो जानेंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस होता है कब? 22 मार्च को। और देखिए
ये तो जाने बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, लेकिन यही पूछे कि भारत सरकार कब मनाता है विजय दिवस। भारत सरकार विजय दिवस कब मनाता है? छोटा छोटा शब्द से क्या होता है, आंसर चेंज हो जाता है। तो भारत सरकार विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर को। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना। और आपको पता है कि वीर कुंवर सिंह आरा से, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, और ये जगदीशपुर से क्या थे, जमींदार थे, और काफ़ी अहम रोल था इनका 1857 की क्रांति में। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। हरियाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो योजना संबंधित है हरियाली, ये जल प्रबंधन से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जल जीवन हरियाली परियोजना, कौन सी परियोजना? जल जीवन हरियाली परियोजना। ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो बिहार द्वारा चलाई गई योजना है बिहार। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक, तो इसको ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन अगर यही पॉइंट क्या चेंज हो सकता है, जब आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री या पीएम जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था शुरू 15 अगस्त 2019 को। ठीक, बढ़ जाएंगे अब अगले प्रश्न पे। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और हाँ, जो इससे संबंधित आपको पॉइंट लिखा जा रहा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रश्न आपको यहाँ से दिखेंगे तो नोट डाउन आप लोग जरूर किया करें। 16 नंबर की बात करें तो जैव वानिकी की संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, नहीं, चूँकि जैव वानिकी पूछा गया है तो ये तो गलत हो गया। वही बात करें, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, तो पारिस्थितिकी का पर्याय की बात कर ले, इसको यहाँ पर ऑप्शन बी करिए और इसको यहाँ सी करिए। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक क्या होता है, हो जाता है। अच्छा, हमसे सही पूछा गया है, वही हम ध्यान नहीं दिए, रुक जाइए। अच्छा, वानिकी है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन पढ़ने में। यही मिस्टेक आप लोग को नहीं करना। पहले तो इसको बी करिए और इसको सी करिए। हमसे जैव वानिकी, तो वानिकी यानी कि हाँ सही है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो जीवन का प्रबंधन है। सही बात है, हम इसको गलत कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए। वहीं बात करें दूसरा कथन की, तो यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यानी कि तो ये भी तो सही बात है, चूँकि जैव वानिकी जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन आगे पढ़ते हैं पहले। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए आप लोग कम से कम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैव वानिकी की जगह क्या रह सकता था, बायोनिक्स, इंग्लिश वर्ड में, जिसका अर्थ ही होता है जीवन के नियम। बायो का मतलब हुआ ही क्या, कि जीव या फिर जीवन, और नॉमिक्स का मतलब क्या होता है, नियम, तो सही दिया हुआ था अर्थ। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो आ गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित है? इसको जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा, क्योंकि साइंस और टेक हर तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करेंट टेक, साइंस टेक्स, हर तरह से, तो इसलिए वही बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक क्या किया है, घोषित कर दिया है। और ये
क्या करता है, जो ये क्वांटम यांत्रिकी का प्रारंभिक विकास है उसको 100 वर्ष पूरा होने का क्या करता है, मान्यता देता है। तो बस इसमें इसका क्या करिए, क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखिएगा। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहदेव, लोकालोकाना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी को शामिल किया गया है। इनमें से जो तीनों ऑप्शन है ये सभी को शामिल किया गया है। तो बस इसमें भी ये तीनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वही बढ़ जाएंगे अगर 18 के बाद, तो आपको पता है कि डेली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं किसी विषय के और आपको उसका जवाब देना रहता है। तो आज जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे हिस्ट्री के 3 प्रश्न, तो आज का जो पहला प्रश्न होगा और वही प्रश्न पूछा जाता है जो आपको पढ़ाया गया है डिटेल में। दसरागन युद्ध का उल्लेख, आप लोग सारे लोग जवाब देंगे और वीडियो को जरूर पूरा देखा करें। उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? किस मंडल में है, मंडल बताना है आपको। दूसरा प्रश्न जो हिस्ट्री का है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वहीं तीसरे प्रश्न की अगर बात कर ले तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष बताना है आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष। आशा करते हैं जो लोग भी वीडियो पूरा देखेंगे वो ईमानदारी से जवाब देंगे, उन्हीं के लिए रिवीजन पर्पस से सही होता है। वही बात करेंगे कि आज का प्रश्न क्या है, आपके लिए क्या पूछा जाएगा आपसे। ये प्रश्न तो हो ही गया, इसके पहले जो आपसे पूछा गया था प्रश्न उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो इसके पहले आपसे बिहार स्पेशल का पूछा गया था प्रश्न। किसका? तो बिहार स्पेशल का, और उसका आंसर भी क्या करते हैं आप लोग को बता देते हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न जो पूछा गया था बिहार स्पेशल में आपसे वो क्या पूछा गया था बताइए। हम ही भूल गए हैं कि आपसे 3 प्रश्न हम पूछे क्या थे कल बिहार स्पेशल में। हाँ रुकिए 1 मिनट, चेक ही करके बता ही देते हैं आपको, होता है कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। हाँ, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में, और ये प्रश्न तो आज भी हम आपको डिटेल में बताएं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के कोसी प्रमंडल में कितना जिला है? तो 3 जिला। तीसरा प्रश्न कि बिहार की किस जनजाति के कांग्रेस ने गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति। तो हो गया क्वेश्चन आंसर। अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। आ गया है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि N2। इन सीटू ex-situ का अर्थ है क्या कि इसके वास्तविक स्थान पर या इसके क्या कहता है उत्पत्ति के स्थान तक सीमित। और इसके लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? तो ये होता है ex-situ संरक्षण का। अगर उदाहरण की बात कर ले कि उदाहरण तो जैसे जर्म प्लाज्म बैंक, ये सब जानकारियाँ बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए बोलते हैं नोट डाउन जरूर किया करें। जर्म प्लाज्म बैंक हो गया, या फिर जीन बैंक की स्थापना। क्या? जीन बैंक की स्थापना।
यानी कि एक्स सिटु ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि वनस्पति हो गया, जानवर हो गया, उसका जो विलुप्त प्रजाति होता है उसका संरक्षण हो गया और उसका प्राकृतिक आवास से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बाकी भारतीय वन्य जीव है, भारतीय वनस्पति है और विज्ञान और पर्यावरण है। वहीं बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना यानी कि किसकी स्थापना? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में 1967 नहीं 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। और यह भारत सरकार का सबसे पुराना, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भारत सरकार का सबसे पुराना क्या है, ये वैज्ञानिक विभाग है। पर्यावरण से संबंधित नहीं है लेकिन वैज्ञानिक विभाग है, वो भी पुराना वाला। बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। चमोली के रैनी गांव, कौन गांव? तो रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो गौरा देवी के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपको पता है कि ये चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित, जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक में से एक है, ये संबंध है उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ही पड़ता है चमोली का, और कौन सा गांव? तो रैनी गांव। और इसका नेतृत्व करता कौन हो जाएंगे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी पूछा गया है, लेकिन किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो गौरा देवी के विरुद्ध चलाया गया था। तो इसमें बस इतना आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। तो आज का सेशन कैसा लगा बताएंगे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।